ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां पिता की मृत्यु शैया पर लिखी गई एक वसीयत पूरे परिवार के रिश्तों, रहस्यों और उनकी असलियत को उजागर कर देती है। ये सिर्फ संपत्ति के बंटवारे की कहानी नहीं, बल्कि उन डोरों की कहानी है जो रिश्तों को बांधती हैं, उन सच्चाइयों की कहानी है जिन्हें दबाया जाता है, और उस अंतिम सबक की कहानी है जो एक पिता अपने बच्चों को देकर जाता है। जब वसीयत का रहस्य खुलता है तो हर किसी के होश उड़ जाते हैं और परिवार का हर सदस्य अपनी असलियत के सामने खड़ा नजर आता है। अमित शर्मा का बंगला, जो आम दिनों में खिलखिलाहट और जीवन से भरा रहता था, आज एक गहन, दबे हुए दुख के साए तले दबा हुआ था। हवा में डिसइंफेक्टेंट की गंध तैर रही थी, जो बीमारी और आसन्न मौत की दस्तक को और भी स्पष्ट कर रही थी। सीढ़ियों से उतरते हुए राहुल का दिल भारी था। उसके पिता विजय शर्मा, जो कभी उद्योग जगत का एक जाना माना नाम हुआ करते थे, आज अपने शयन कक्ष में एक निर्बल, क्षीण शरीर में सिमट कर रह गए थे। उसका बड़ा भाई अंकित लिविंग रूम में फोन पर व्यस्त था, अपनी बिजनेस डील्स को अंतिम निर्देश दे रहा था। उसकी आवाज में कोई जल्दीबाजी नहीं, बल्कि एक अजीब सी व्यावसायिक ठंडक थी। राहुल ने उसे देखा और मन ही मन सिर हिलाया। पिताजी के आखिरी दिन भी, और सबसे ज्यादा जरूरी यही डील। उसकी भाभी नेहा डॉक्टर से बात करके आ रही थीं। उनके चेहरे पर थकान और चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। डॉक्टर कह रहे हैं समय बहुत कम है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। तुम दोनों ऊपर चलो। और फिर थी उसकी छोटी बहन प्रिया। वो रसोई में बैठी माँ के पास थी, जो बेसुध सी आंखों से खिड़की के बाहर देख रही थी। विजय शर्मा की बीमारी ने उनकी माँ सुमन की आंखों की चमक छीन ली थी। प्रिया उनका हाथ थामे उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। जब राहुल और अंकित कमरे में दाखिल हुए तो विजय शर्मा की आंखें बंद थीं। उनका सांस लेना भारी और अनियमित था। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे केवल उनके सीने से उठती घड़घड़ाहट तोड़ रही थी। तभी वकील साहब, श्री माथुर, एक ब्राउन एनवेलप लिए कमरे में आए। उनके चेहरे का भाव गंभीर था। विजय शर्मा ने आंखें खोलीं। उनकी नजरें भले ही कमजोर थीं, लेकिन उनमें एक अद्भुत दृढ़ता थी। उन्होंने अपने चारों ओर अपने परिवार को देखा, पत्नी, 2 बेटे और बेटी। एक गहरी तकलीफ भरी सांस लेकर उन्होंने माथुर साहब की तरफ देखा। सब आ गए? उनकी आवाज एक फुसफुसाहट थी। हाँ विजय जी, सब मौजूद हैं। तो अब वसीयत, विजय जी ने कहा। ये सुनते ही कमरे का वातावरण और भी भारी हो गया। अंकित की नजरें एनवेलप पर टिक गई। राहुल का गला सूख गया। प्रिया ने माँ का हाथ और ताकत से पकड़ लिया। सुमन जी की आंखों में आंसू आ गए। माथुर साहब ने एनवेलप खोला और एक दस्तावेज निकाला। ये विजय शर्मा जी की अंतिम इच्छा है, जिसे उन्होंने पूरी सचेत अवस्था में मेरी मौजूदगी में लिखा और हस्ताक्षरित किया है। उन्होंने दस्तावेज पढ़ना शुरू किया। शुरुआती हिस्सा सामान्य था, सुमन जी के लिए घर और एक मोटी रकम का प्रावधान। फिर बारी आई बच्चों की। मेरे बड़े बेटे अंकित शर्मा को मैं शर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन पद और उससे जुड़े सभी अधिकार सौंपता हूँ। अंकित के चेहरे पर संतुष्टि की एक झलक दौड़ गई। ये तो उसे मिलना ही था। वो पिता के सबसे योग्य उत्तराधिकारी थे। मेरे छोटे बेटे राहुल शर्मा को मैं उनकी कला और उनके सपनों का सम्मान करते हुए उन्हें मेरी निजी सेविंग्स में से 50 लाख रुपए देता हूँ, ताकि वो अपना आर्ट स्टूडियो खोल सके। राहुल की आंखों में पानी आ गया। पिता ने उसके सपने को न केवल समझा था, बल्कि उसे साधन भी दिए थे। उसका दिल भर आया। और मेरी बेटी प्रिया शर्मा को मैं उसकी शादी में दिए जाने वाले दहेज के रूप में 25 लाख रुपए और मेरी पत्नी के जहरों में से आधे देता हूँ। प्रिया ने राहुल की तरफ देखा और एक मुस्कुराहट बिखेर दी। सब कुछ इतना सहज और न्यायसंगत लग रहा था, लेकिन वसीयत अभी खत्म नहीं हुई थी। माथुर साहब ने एक और पन्ना पलटा। उनकी आवाज में एक अलग ही तरह की गंभीरता आ गई। लेकिन ये सभी वितरण एक शर्त पर निर्भर हैं, उन्होंने कहा। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। सबकी सांसें अटकी हुई थीं। शर्त? क्या शर्त? माथुर साहब ने पढ़ा। मेरे 3 बेटों और पत्नी को मेरी मृत्यु के ठीक 1 महीने बाद एक साथ इसी कमरे में बैठकर मेरे द्वारा छोड़े गए 3 पत्र पढ़ने होंगे। ये पत्र मेरी निजी डायरी से हैं, तभी ये वसीयत मान्य होगी। अगर एक भी व्यक्ति इस मीटिंग में शामिल नहीं होता या पत्र पूरे नहीं पढ़े जाते, तो मेरी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट के नाम हो जाएगी और परिवार का कोई भी सदस्य उस पर दावा नहीं कर सकेगा। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। अंकित की भौहें तन गईं। राहुल हैरान था। प्रिया और सुमन जी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पत्र? डायरी?
आखिर उन पत्रों में ऐसा क्या था? ये पत्र, माथुर साहब ने कहा, मैंने अपने पास सुरक्षित रखे हैं। 1 महीने बाद, जैसा कि विजय जी ने कहा है, मैं उन्हें लेकर आऊंगा। इसके कुछ ही घंटों बाद विजय जी ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो वो एक ऐसा रहस्य छोड़कर जा रहे थे जो उनके जाने के बाद उनके परिवार की जिंदगी बदल कर रख देगा। और वो रहस्य अब 1 महीने की प्रतीक्षा में था। विजय शर्मा का अंतिम संस्कार एक शाही अंदाज में हुआ। उद्योग जगत, राजनीति और समाज के हर तबके के लोग आए, श्रद्धांजलि दी और चले गए। लेकिन जिस चीज ने परिवार के सदस्यों को जकड़ रखा था, वो थी उन पत्रों की प्रतीक्षा। वो 1 महीना किसी सजा से कम नहीं लग रहा था। शोक की आदर्श मुद्रा बनाए हुए भी हर किसी के मन में एक अलग तूफान चल रहा था। अंकित अपने ऑफिस में डूबा रहता। पिता ने उसे कंपनी तो दे दी थी, लेकिन वो शर्त उसे चुभ रही थी। वो सोचता, पिताजी को मेरे ऊपर इतना भरोसा क्यों नहीं था? मैंने तो हमेशा उनका नाम रोशन किया। क्या उन पत्रों में मेरे बारे में कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता? शायद राहुल की कोई शिकायत? उसका दिमाग सिर्फ व्यापारिक सौदों और रणनीतियों में चलता था, और उसने इस स्थिति को भी एक डील की तरह देखना शुरू कर दिया। वो हर संभावित परिणाम के लिए खुद को तैयार करने लगा। एक शाम नेहा ने उससे पूछा, तुम इतने तनाव में क्यों हो? आखिरकार कंपनी तो तुम्हें मिल ही गई है। अंकित ने झल्लाकर जवाब दिया, नेहा, बिजनेस में कुछ भी आखिरकार नहीं होता। ये शर्त एक तलवार की तरह लटक रही है। पता नहीं उन पत्रों में क्या लिखा है। शायद पिताजी ने राहुल के लिए कोई और हिस्सा रख छोड़ा है। नेहा ने आह भरते हुए कहा, शायद ये सिर्फ हम सबको एक साथ बैठने का एक तरीका है। तुम हमेशा हर चीज को शक की नजर से क्यों देखते हो? क्योंकि दुनिया शक के इर्द गिर्द ही घूमती है नेहा, अंकित ने ठंडे स्वर में कहा। राहुल वापस अपने शहर चला गया था। उसने अपना आर्ट स्टूडियो खोलने की योजनाएं बनानी शुरू कर दी थीं, लेकिन उसका मन भी अशांत था। पिता ने उसके सपने को स्वीकार किया था। ये सोचकर उसे बहुत सुकून मिला, लेकिन पत्रों का रहस्य उसे बेचैन कर रहा था। क्या पिता को उसकी जिंदगी के उन फैसलों पर कोई ऐतराज था जो उसने अब तक लिए थे? क्या वो उसे कमजोर या अयोग्य समझते थे? वो प्रिया से फोन पर बात करते हुए बोला, प्रिया, मुझे लगता है पिताजी हम सबको कोई संदेश देना चाहते थे। शायद वो जानते थे कि उनके जाने के बाद हम सब बिखर जाएंगे। प्रिया, जो अब भी माँ के साथ बंगले में रह रही थी, ने कहा, भैया, मुझे डर लग रहा है। क्या अगर हमने वो पत्र पढ़ लिए और उनमें कुछ ऐसा हो जो हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दे? पिताजी ने कभी हमारा बुरा नहीं चाहा प्रिया, राहुल ने कहा। शायद ये उनकी अंतिम कोशिश है हमें सही रास्ते पर लाने की। प्रिया का डर सबसे ज्यादा गहरा था। वो पिता की लाडली थी, लेकिन उसके मन में एक गहरा अपराध बोध था। 2 साल पहले उसने एक लड़के से शादी की थी जिसे पिता पसंद नहीं करते थे। हालांकि समय के साथ विजय शर्मा ने रिश्ता स्वीकार कर लिया था, लेकिन प्रिया को लगता था कि इस घटना ने पिता के दिल को ठेस पहुंचाई थी। कहीं उन पत्रों में उसके इस फैसले का जिक्र तो नहीं था? कहीं वो अपनी वसीयत में उसे और कम तो नहीं करना चाहते थे? वो अपनी माँ सुमन जी से बैठकर रोती थी, माँ, पापा मुझसे नाराज तो नहीं थे? सुमन जी उसे सीने से लगाती और कहती, बेटा, तेरे पिता तुझसे बेइंतहा प्यार करते थे। उन्होंने कभी किसी बात का बुरा नहीं माना। ये पत्र शायद ही हम सबके लिए ही हैं। लेकिन सुमन जी भी खुद भी एक अजीब सी उलझन में थीं। 40 साल की शादी के बाद उन्हें लगता था कि वो अपने पति को पूरी तरह जानती हैं, लेकिन ये वसीयत और इन पत्रों ने उनके विश्वास को हिलाकर रख दिया था। क्या विजय ने उनसे कोई राज छुपाया था? क्या उनकी शादी में कोई ऐसी बात थी जो उन्होंने कभी नहीं जानी? वो अपने अतीत में खो जातीं, उन पलों को याद करतीं जब विजय कभी कभी बहुत गुमसुम रहा करते थे। शायद ये पत्र उन सब सवालों के जवाब थे जो उन्होंने कभी पूछे ही नहीं। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। वो दिन आ गया जब माथुर साहब फिर से बंगले में आने वाले थे। सुबह से ही घर का माहौल तनावपूर्ण था। नेहा ने चाय बनाई, लेकिन कोई भी उसे पी नहीं पा रहा था। अंकित बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। राहुल शांत बैठा था, अपने विचारों में खोया। प्रिया की उंगलियां बेचैनी से टेबल टैप कर रही थीं। सुमन जी एक कोने में बैठी अपनी माला फेर रही थीं। दोपहर के ठीक 3 बजे माथुर साहब एक ब्रीफकेस लिए अंदर आए। उन्होंने किसी से ज्यादा बात नहीं की। सब लिविंग रूम में इकट्ठा हुए। वही सन्नाटा, वही दबी हुई सांसें। तो माथुर साहब ने कहा, जैसा कि विजय जी ने कहा था, मैं 3 पत्र लाया हूं। ये तीनों अलग अलग लोगों के लिए हैं। इन्हें एक साथ बारी बारी से पढ़ा जाएगा। उन्होंने ब्रीफकेस से 3 पुराने, थोड़े पीले पड़ चुके लिफाफे निकाले। हर लिफाफे पर एक नाम लिखा था। पहला लिफाफा था मेरे पुत्र अंकित के नाम, दूसरा लिफाफा था मेरे पुत्र राहुल के नाम, और तीसरा लिफाफा था मेरी पत्नी सुमन और पुत्री प्रिया के नाम। सबकी नजरें उन लिफाफों पर टिक गईं। ये वो पल था जिसकी प्रतीक्षा ने उन सबको हिलाकर रख दिया था। सच्चाई सामने आने ही वाली थी।
माथुर साहब ने पहला लिफाफा अंकित की तरफ बढ़ाया। अंकित के हाथ थोड़ा कांप रहे थे। उसने लिफाफा खोला और उसमें से एक पुरानी डायरी के 2 पन्ने निकाले। विजय शर्मा की साफ सुथरी दृढ़ लिखावट ने उसे सीधे अतीत में पहुंचा दिया। पत्र 1, अंकित के नाम। प्रिय अंकित, तुम मेरा बड़ा बेटा हो और मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहा। तुमने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, ये देखकर मैं संतुष्ट था। लेकिन आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। क्या तुम्हें याद है तुमने आखिरी बार अपनी मां को गले लगाकर उनका हालचाल कब पूछा था? क्या तुम्हें याद है तुमने प्रिया की शादी में उसके पति से दिल खोलकर बात कब की थी? क्या तुम्हें याद है तुमने राहुल की पेंटिंग्स की तारीफ करके उसे उत्साहित कब किया था? शायद नहीं। तुम्हारे लिए सफलता का मतलब है बैलेंस शीट पर आंकड़े। लेकिन बेटा, सफलता का असली मतलब है बैलेंस्ड लाइफ। तुमने पैसा कमाया लेकिन रिश्ते गंवाए। तुमने डील साइन की लेकिन अपने भाई बहन के दिलों तक का रास्ता कभी नहीं ढूंढा। मैं तुम्हें कंपनी दे रहा हूं क्योंकि तुम ही इसका भविष्य हो, लेकिन इसके साथ ही मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देता हूं। ये जिम्मेदारी है इस परिवार को संभालने की, एकजुट रखने की। अगर तुमने इसे नहीं निभाया तो समझ लेना तुमने मेरी सबसे बड़ी दौलत को नकार दिया। कभी कभी पीछे मुड़कर देखो अंकित, तुम्हारा परिवार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्हें खो मत दो। तुम्हारा पिता। पत्र पढ़कर अंकित स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें नम हो गईं। पिता ने उसे डांटा नहीं था, बल्कि उसकी कमी को बहुत ही कोमलता से उजागर किया था। वो नेहा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में सवाल थे। वो कुछ बोल नहीं पाया। अब बारी थी राहुल की। माथुर साहब ने दूसरा लिफाफा उसे दिया। पत्र 2, राहुल के नाम। मेरे प्यारे राहुल, तुम्हारी संवेदनशीलता हमेशा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत रही। जब तुमने बिजनेस में ना जाकर 8 को चुना तो मैंने तुम्हारा साथ दिया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम दुनिया को रंगों से देखते हो, आंकड़ों से नहीं। लेकिन बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने इस संवेदनशीलता का इस्तेमाल सिर्फ कैनवस तक ही सीमित रखा? तुम्हें याद है जब अंकित तुम्हारी पहली आर्ट एग्जीबिशन में नहीं आया तो तुमने उससे महीनों बात नहीं की? तुम्हें याद है जब प्रिया ने तुम्हारा पसंदीदा ब्रश तोड़ दिया था तो तुमने उसे कितना डांटा था? तुम हर छोटी बड़ी बात को दिल से लगा लेते हो और फिर दूर हो जाते हो। राहुल, संवेदनशील होना अच्छा है, लेकिन नाजुक होना नहीं। रिश्ते मजबूत बनाने पड़ते हैं। ये तुम्हारी पेंटिंग की तरह परफेक्ट नहीं होते। इनमें दरारें होती हैं और उन दरारों को प्यार से भरना पड़ता है। तुम्हें जो पैसा दिया है उससे स्टूडियो जरूर खोलना, लेकिन इसके साथ साथ अपने दिल का दरवाज़ा भी खोलना। अपने भाई से उसकी व्यस्तता का एहसास करो, अपनी बहन से उसकी गलतियों को माफ़ करो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, बस उसे थोड़ा और खोलने की ज़रूरत है। तुम्हारा पिता। राहुल की आंखों से आंसू की 2 बूंदें गिर गईं। पिता ने उसकी आत्मा की गहराई तक झांक लिया था। उसने अंकित की तरफ देखा, जो अभी भी अपने पत्र के असर में था। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन प्रण किया कि वो बदलेगा। अब आखिरी पत्र था। माथुर साहब ने तीसरा लिफाफा सुमन और प्रिया की तरफ बढ़ाया। सुमन जी ने हाथ कांपते हुए लिफाफा लिया और प्रिया को पास बिठा लिया। दोनों ने मिलकर पढ़ना शुरू किया। पत्र 3, सुमन और प्रिया के नाम। मेरी प्यारी सुमन और मेरी बिटिया प्रिया। सुमन, तुमने 40 साल तक मेरा, मेरे करियर का और इस परिवार का साथ दिया। तुम्हारा त्याग और प्यार ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति थी। लेकिन आज मैं एक सच्चाई तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ, जिसे मैंने अपने दिल में दबाकर रखा था। बहुत साल पहले, जब मेरा बिजनेस शुरुआती दौर में था, मैं एक बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा था। मैं सब कुछ खोने के कगार पर था। उस वक्त मैंने एक गलत फैसला लिया। मैंने अपने एक दोस्त और बिजनेस पार्टनर रमेश को धोखा दिया और कंपनी के फंड्स का गलत इस्तेमाल किया, जिससे वो बर्बाद हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। सुमन, मैं ये राज तुमसे कभी नहीं कह पाया। इस अपराध बोध ने मुझे हमेशा खाया। मैंने उसकी विधवा पत्नी और बेटी को गुमनाम तरीके से आर्थिक मदद भेजनी शुरू की, जो आज तक जारी है, लेकिन इससे मेरा दिल हल्का नहीं हुआ। और प्रिया, मेरी बेटी,
तुम्हारी शादी को लेकर मेरा रवैया शायद कठोर था, लेकिन उसकी वजह तुम नहीं, मेरा अपना डर था। मैं डर गया था कि कहीं तुम्हारा पति भी मेरी तरह कमज़ोर साबित न हो, कहीं वो तुम्हें वो सुरक्षा न दे पाए जो तुम हकदार हो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता था, लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारा पति तुमसे सच्चा प्यार करता है और ईमानदार है। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मेरा डर निराधार था। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। सुमन, प्रिया, ये पत्र लिखकर मैं अपने मन का बोझ हल्का कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे क्षमा कर दो। और प्रिया, तुम हमेशा मेरी लाडली रही हो और हमेशा रहोगी। मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम सब एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे का साथ दो। रिश्तों में छुपे राज और गिले शिकवे इन्हें कमज़ोर करते हैं, इन्हें ख़त्म कर दो। तुम्हारा पति और पिता। पत्र पढ़कर सुमन जी फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें अब समझ आया कि उनके पति कभी कभी इतने उदास क्यों रहा करते थे। प्रिया ने माँ को गले लगा लिया। उसके अपने सारे डर और अपराध बोध उस पल भाप बनकर उड़ गए। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन अब वो सन्नाटा भारी नहीं, बल्कि एक कथारसिस यानी मन का भारीपन दूर होने का सन्नाटा था। हर किसी ने एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों में अब गुस्सा या शक नहीं, बल्कि समझ और सहानुभूति थी। वो 3 पत्र सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, वे एक आईना थे जिसमें हर किसी ने अपनी सच्चाई देखी। विजय शर्मा ने अपनी मृत्यु के बाद भी अपने परिवार को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया था। उस दिन के बाद शर्मा परिवार में एक नई शुरुआत हुई। अंकित ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। अगले ही दिन वो राहुल के कमरे में गया, जहां राहुल कैनवस पर रंग भर रहा था। ये बहुत सुंदर है, अंकित ने झिझकते हुए कहा। राहुल ने मुस्कुराते हुए देखा। शुक्रिया भैया। सुनो राहुल, अंकित ने कहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे लिए समय नहीं निकाला। पिताजी ने ठीक कहा। क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? राहुल ने अपना ब्रश रखा और अंकित को गले लगा लिया। उस गले मिलने में सालों का तनाव और दूरी पिघल गई। फिर अंकित ने प्रिया से बात की। प्रिया, तुम्हारे पति वो अच्छे इंसान हैं। अगली बार जब वो आएं तो क्या तुम मुझे उनके साथ गोल्फ खेलने का मौका दोगी? प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जरूर भैया। और सबसे बड़ा बदलाव था अंकित का अपनी माँ के साथ रिश्ता। अब वो रोज शाम को उनके साथ बगीचे में टहलने लगा, उनकी बातें सुनता, उनके दिल की बात जानने की कोशिश करता। राहुल ने अपनी नाजुकता को ताकत में बदलना शुरू किया। उसने अंकित की कंपनी के लिए एक म्यूरल यानी दीवार पर बनने वाली पेंटिंग बनाने का प्रस्ताव रखा, और अंकित ने न सिर्फ खुशी खुशी स्वीकार किया, बल्कि खुद भी उसके साथ बैठकर रंग भरने लगा। वे दोनों भाई जो सालों से सिर्फ औपचारिक बातचीत करते थे, अब कला और जिंदगी पर घंटों बातें करते। उसने प्रिया को फोन करके कहा, सुन, उस ब्रश के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तू तो मेरी छोटी बहन है, तुझे डांटना मेरा हक नहीं था। प्रिया हंस दी। भैया, वो ब्रश तो बहाना था, तुम तो हमेशा से ही चिड़चिड़े हो। सुमन जी ने अपने पति के राज को स्वीकार करते हुए उन्हें दिल से माफ़ कर दिया। उन्होंने उस विधवा और उसकी बेटी को गोद लेने का फैसला किया और उन्हें आर्थिक और भावनात्मक सहारा देना जारी रखा। इससे उन्हें एक अलग ही सुकून मिला, मानो वो अपने पति की अधूरी इच्छा को पूरा कर रही हों। प्रिया का डर दूर हो गया था। उसने अपने पति के साथ मिलकर एक छोटा सा कैफे खोला, जहां राहुल की पेंटिंग्स लगी हुई थी। पूरा परिवार अब हफ्ते में कम से कम एक बार वहां जरूर इकट्ठा होता। वसीयत की शर्त पूरी हो गई थी, लेकिन अब उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई थी, क्योंकि विजय शर्मा ने जो असली दौलत छोड़ी थी वो थी एकजुट होने का सबक। संपत्ति के बंटवारे ने कोई लड़ाई पैदा नहीं की, बल्कि रिश्तों ने संपत्ति को अपने साथ ले लिया। 1 साल बाद विजय शर्मा की पुण्यतिथि पर पूरा परिवार उनकी समाधि के पास इकट्ठा हुआ। अंकित, राहुल, प्रिया, उनके जीवन साथी सुमन जी और वो 2 लोग भी शामिल थे जिन्हें विजय जी ने अपना अपराध समझा था। सबके चेहरे पर शांति और एक दूसरे के प्रति प्यार था। अंकित ने फूल चढ़ाते हुए कहा, धन्यवाद पिताजी, आपने हमें जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत का महत्व सिखाया। राहुल ने कहा, आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहोगे। प्रिया बोली, हम सब एक हैं पापा, आप चिंता न करें। सुमन जी ने आंखें बंद करके प्रार्थना की। उन्हें लगा जैसे विजय की आत्मा मुस्कुरा रही है। उसकी अंतिम इच्छा ने न सिर्फ उनके परिवार को बचाया, बल्कि उसे और मजबूत और गहरा बना दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत पैसा वैभव नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते हैं। अक्सर हम सफलता की दौड़ में इन अनमोल रिश्तों को अनदेखा कर देते हैं,
लेकिन याद रखें, अंतिम समय में कोई ये नहीं सोचता कि उसने एक और डील साइन की या प्रमोशन मिला। अंतिम समय में हमारे दिमाग में हमारे अपने ही आते हैं, उन पलों की यादें जो हमने उनके साथ बिताए या नहीं बिता पाए। अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं, छोटी छोटी बातों पर अड़े ना रहें, माफ़ करना सीखें और माफ़ी मांगने में संकोच न करें, क्योंकि यही रिश्ते हैं जो मुश्किल घड़ी में हमारा सहारा बनते हैं और हमारी सच्ची विरासत होते हैं। आज ही अपने माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी या दोस्त को फ़ोन करके उनसे अपना प्यार जताएं। कल कभी नहीं आता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।